हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हम लोग मैट्रिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का काफ़ी ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स वगैरह देखने वाले हैं, ठीक है? तो मेनली ये देखो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा। लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर रहेगा, ठीक है? देखो स्टार्टिंग करते हैं कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है। तो डेफिनेशन काफ़ी सिंपल है, पहले से भी आप जानते हो कि मान लो मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है? m क्रॉस n साइज का। और फिर मैं इस मैट्रिक्स में क्या करता हूँ, कुछ एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, ठीक है? मतलब इसमें मैं क्या करता हूँ, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, ठीक है? तो क्या होगा, तो मुझको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा बी। तो लेट बी बी ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाई सम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस, राइट? देन बी इज इक्विवेलेंट टू ए। ये आपको पहले से पता है, ठीक है? कोई भी मैट्रिक्स ए है, उससे मैं बी बनाऊंगा, ठीक है? बाई टेकिंग सम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, देन बी बी क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा इक्विवेलेंट टू ए। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं सिंपली बी इज इक्विवेलेंट टू ए, ठीक है? ऐसे। ओके। अच्छा, अब देखो रो इक्विवेलेंट क्या होता है? तो है देखो सारी सेम चीज आपको पता है ना। बस रो इक्विवेलेंट में क्या होता है, रो इक्विवेलेंट हम तब कहते हैं जब हम ए से बी बनाने में क्या करें, ओनली हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करें, ठीक है? तो मान लो ए मेरा कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n साइज का और मैं बी बनाता हूँ बाई सम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है? अगर आप सिर्फ रो ऑपरेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अब जो बी बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रो इक्विवेलेंट टू ए। तो भाई एक ही चीज है, ठीक है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि उसमें आप रो किए हो, कॉलम किए हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ अगर रो से ही करके आप बनाए हैं तो वो रो इक्विवेलेंट है। सिंपली इसको इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है? आसान सा बात है। इसको आप ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है? ये सब देखो सिंबल्स वगैरह सिर्फ जो है मतलब समझने के लिए है, वरना इक्विवेलेंट का मतलब इक्विवेलेंट है, चाहे आप रो से कीजिए चाहे वो कॉलम से कीजिए, ठीक है? बट चूंकि ये डेफिनेशन होता है, कभी कभार पूछता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, वरना बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है? सारी चीजें एक ही हैं। अब देखिए, इसी तरीके से आपका जो कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें छोटा सा बात यही होगा कि ए से अब जो आप बी बना रहे हैं, ठीक है? तो उसमें आप क्या करेंगे, ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। तो भैया अगर मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से बनाऊंगा तो बी कहलाएगा कॉलम इक्विवेलेंट। अगर मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से बी बनाता हूँ तो वो कहलाएगा रो इक्विवेलेंट। और अगर रो कॉलम दोनों मिला के बनाते हैं तो सिंपली वो कहलाएगा इक्विवेलेंट। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को अपने ऐसे डिनोट करते हैं, बी इज इक्विवेलेंट टू ए बाई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, सो बी इज कॉलम इक्विवेलेंट टू ए, ठीक है? तो रो इक्विवेलेंट टू ए में सिंपली आर लिख देते हैं, आर फॉर रो। और कॉलम इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स में सिंपली सी लिख देते हैं, सी मीन्स कॉलम, ठीक है? तो बहुत छोटा सा चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टीज देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो मैं प्रॉपर्टीज को आपको बताता हूँ। देखो प्रॉपर्टीज आ रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोगों के लिए। देखिए पहला प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका ये है कि अगर बी इक्विवेलेंट टू ए है तो नो डाउट क्या होगा, रैंक ऑफ बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए होगा। अब देखिए, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपने जो बी बनाया होगा वो बाई सम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से बनाया होगा, ठीक है? ए में आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया होगा, रो या कॉलम जो भी कर लो, ठीक है? तो आपका बी बना। तो हम लोगों को पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन करने से क्या होता है, रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सो रैंक तो इक्वल होगा ही होगा। इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो क्या, मोहब्बत से आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, दैट इज रैंक, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज अनअल्टर्ड, इज अनअल्टर्ड, अल्टर्ड, अनअल्टर्ड बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए या ऑपरेशन बोलिए, एक ही चीज है, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है? तो यहाँ पे यही चीज आ गई, यहाँ पे क्या आ गया कि भाई आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करोगे किसी भी मैट्रिक्स में तो उसके रैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज अनअल्टर्ड, तो ये पहले से जानते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने से रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इसी तरीके से देखो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टी, बोलता है कि अगर ए इक्विवेलेंट टू बी है देन देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट, कि बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए क्यू लिख सकता हूँ, ठीक है? अ, ये भी काफी देखो सिंपल प्रॉपर्टी, मैं आपको समझाता हूँ।
तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, सिंपली आपका रैंक ऑफ ए क्या होगा, रैंक ऑफ पी ए क्यू के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पी और क्यू मेरा क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो देखिए फिर से वही बात है ना कि आप बी बनाए हैं ए से, ठीक है। तो अगर आप ऐसा बनाते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, पर चलो कुछ नहीं, रिकॉल कर देते हैं यहाँ पे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, काफ़ी आसानी से। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों के पास में ए था, ठीक है, और ए से हम लोग क्या बनाए हैं, ए से हम लोग बनाए हैं बी, ठीक है। अब ए से बी बनाने में हो सकता है हम क्या किए हों, हम जो है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी किए हों और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी किए हों, ठीक है। अब वो फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो मान लो कि सपोज करता हूँ ना कि मैं ए से बी बनाने में मैंने क्या किया है, मैंने 3 रो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, 3 रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और मैंने क्या किया है, मैंने 2 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ये हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोगों को पता है कि कोई भी जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो क्या होता है, तो वो जो है प्री मल्टीप्लिकेशन के मतलब कोई भी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, तो एक्चुअली ये बराबर होता है किसके, बाय मल्टीप्लाइंग जो भी रो ट्रांसफॉर्मेशन आप लेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 3 आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन लिया, ठीक है। तो इसमें 3 तरह का अलग-अलग ट्रांसफॉर्मेशन आप किए हैं। तो इसमें आपको 3 तरह का अलग-अलग एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगा, E1 मिलेगा, E2 मिलेगा, E3 मिलेगा। इसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये जो भी रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग में आपको क्या मिलता है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलता है। इसी तरीके से जो भी आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग में आपको एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलता है। तो मान लीजिए हमको E4 और E5 मिला, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि जो रो ट्रांसफॉर्मेशन से एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलता है ना, ठीक है, तो जो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हो मैट्रिक्स में, तो वो जो मैट्रिक्स में चेंज लाता है वो क्या होता है, वो एक्चुअली प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स टू दैट मैट्रिक्स होता है। ये सब हम लोग पहले से बात कर चुके हैं। यानी ये जो 3 रो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो इससे जो भी चेंज आया उससे जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा ए, पहले E1 से मल्टीप्लाई किए, फिर जो बना उससे E2 से मल्टीप्लाई किए, फिर उसको E3 से, मतलब आपको यहाँ पे प्री मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो हम ए में E1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला रो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो मैट्रिक्स है वो मिल जाएगा। फिर जब हम उसमें E2 से प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमको फिर जो दूसरा चेंज हुआ है दूसरे रो ट्रांसफॉर्मेशन से वो मैट्रिक्स मिलेगा। इसी तरीके से E3 से चेंज करेंगे, तो जो आपका फिर थर्ड रो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, उसकी वजह से जो मैट्रिक्स मिलेगा वो बन जाएगा, ठीक है। फिर आपने अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया है और आपको E4 मिला है, तो जो भी नया मैट्रिक्स आएगा, तो एक्चुअली वो क्या होगा, वो इस मैट्रिक्स के फिर क्या होगा, फिर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन यानी उसमें E4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन अब करेंगे। इसी तरीके से अगर मान लो आपने उसके बाद कोई एक और ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आपको E5 मिला है एलिमेंट्री मैट्रिक्स, तो फिर आप उसमें E5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? इस तरीके से होता है, ओके? तो आप देखो, अब आप देखोगे मोहब्बत से ना, तो ये सारा क्या है, सारा आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, ठीक है? ये इधर प्री मल्टीप्लाई हुआ है, ये इधर क्या हुआ है आपका पोस्ट मल्टीप्लाई हुआ है। ए के पोस्ट में ये है कॉलम वाला एलिमेंट्री मैट्रिक्स और ए के प्री में आपका रो वाला एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। ये सब आप पहले से पढ़े हुए, मैंने आपको समझाया हुआ है, बिल्कुल मोहब्बत से, ठीक है? अगर आप पीछे का लेक्चर नहीं देखे हो तो देख लेना। अब देखो, अब ये जितना भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है इसका प्रोडक्ट, क्योंकि एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, सारा ही नॉन सिंगुलर होता है। इसका प्रोडक्ट क्या है, कोई हमको एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिलेगा P, ठीक है? इसी तरीके से E4 और E5 का एक मल्टीप्लिकेशन हमको मिलेगा Q, एक मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि नॉन सिंगुलर होगा। फाइनली ये क्या होगा, ये आपका PAQ होगा। यानी अब जो लास्ट में जो आपका मैट्रिक्स B आया है ना बन करके, वो क्या होगा, वो PAQ का फॉर्म का होगा, वेयर P इज product of different elementary matrices and Q is product of different elementary matrices। तो P जो elementary matrix होगा वो due to row transformation होगा, और Q जो elementary matrix होगा वो due to column transformation होगा। ये सब बात आप पहले से जानते हो। वही बात देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली अब नो डाउट क्या होगा, यहाँ पे जो रैंक होगा हमारा PAQ का, वो क्या होगा, वो PB के बराबर होगा, रैंक ऑफ B के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। और रैंक ऑफ बी क्या, रैंक ऑफ ए के बराबर होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है भाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये सब देखिए बहुत छोटी सी चीज़ है जो आप पहले से जानते हैं, ओके। अब आइए, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, जैसे एक मैं आपको पहले एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ये भी एक रिलेटेड थ्योरम है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो जैसे मान लो आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मान लीजिए मेरे पास में पी और क्यू है,
ठीक है, सच दैट के बोलता है कि आप पी ए क्यू को क्या कीजिए, नॉर्मल फॉर्म में लिख करके दिखाइए, ठीक है। और उसके लिए आप पी और क्यू को फाइंड कीजिए, फाइंड बोलता है, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू। पी और क्यू आपको बताना है, ठीक है, सच दैट के पी ए क्यू को आप नॉर्मल फॉर्म में दिखाएंगे और वहां से आप क्या करेंगे, ए का रैंक फाइंड आउट करेंगे, जबकि ए आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो तरीका इसका काफी सिंपल है, हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं ना, सिंस क्या ए जो है मेरा, ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को मैं लिख सकता हूँ, चूंकि ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ I3 ए इंटू I3, ठीक है। देखिए हमको पी और क्यू निकालना है, यानी ए के पहले जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सो, और ए के बाद जो है, ठीक है। तो इसी के स्ट्रक्चर पे मैंने इसको ऐसे लिख लिया, और ऐसा हम लिख सकते हैं जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोहब्बत से, अब देखिए यहाँ पे जो ए है, ए क्या है हमारा, ए, उसको ए को आप लिख दीजिए क्या है, ए है मेरा 1 1 1, राइट, 1 -1 -1 और 3 1 1, ये है जी, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर जो I3 होगा वो क्या होगा, तो I3 हो जाएगा मेरा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है, ये हो जाएगा इंटू ए, और इधर भी I3 को ऐसे लिख देते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब देखना मोहब्बत से, ठीक है। अब मेरा टारगेट ये है, मुझको बोलता है कि पी ए क्यू मेरा नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। नॉर्मल फॉर्म आपको पता है क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म में आपको इस तरह का आता है ना कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा किसी ऑर्डर आर का, बाकी सारा आपको क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब हम इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलेंगे तो ऑटोमेटिक इधर क्या आ जाएगा, पी ए क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए टारगेट अपना सेट कर लीजिए, इनको कोना में चाहिए होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। यहाँ पे 1 है तो ये मेरे लिए गुड न्यूज़ है, इससे मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे, जो कि दोनों तरफ होगा। लेकिन आप ध्यान ये दीजिएगा कि जब भी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, चूँकि रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, वो प्री मल्टीप्लिकेशन पर इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है। जब भी हम कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो एक्चुअली वो क्या होता है, वो एक आपको वो प्रोडक्ट के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स, प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स विद दैट मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है ना कि अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपका इस मैट्रिक्स पे वो ऑपरेशन होगा, और अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वो पोस्ट वाले मैट्रिक्स पे आपका उसका एप्लीकेशन होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ठो बहुत अच्छी बात है ये, 2 कॉलम आपका बिल्कुल सेम है, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है। यहाँ पे तो हमको काफ़ी जल्दी एक हो जाएगा, एक ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई क्या, मैं अप्लाई कर रहा हूँ C3 C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C2, ठीक है, ओके। तो इधर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, ये आपका हो जाएगा 1 1 3, पहला रो, पहला कॉलम वही रहेगा, दूसरा कॉलम भी वही रहेगा, ठीक है, तीसरा कॉलम हो जाएगा 0 0 0, ठीक है जी, ये सेम था। अब देखो, अब इधर क्या होगा, तो इधर पहले वाले पे कोई चेंज नहीं आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ओके। क्योंकि आपने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो ध्यान दिए दीजिएगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इट विल, तो हम लोग ये लिख देंगे, इट विल इफेक्ट्स पोस्ट मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ से ये बात क्लियर हो जाएगा कि ये जो ए है ना, तो ए का जो पोस्ट मल्टीपल में जो मैट्रिक्स है सिर्फ उस पे इसका फर्क पड़ेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये ऑपरेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो बीच में तो ए है, ओके। यहाँ पे देखो इसमें फर्क आ जाएगा, मतलब यही ऑपरेशन लगाएंगे, तो पहला कॉलम आपका रहेगा 1 0 0, दूसरा भी आपका रहेगा 0 1 0, और तीसरा वाला में C3 माइनस C2 करेंगे, ये हो जाएगा 0 -1 और 1, ठीक है, ये हो गया, ओके। ये ध्यान दीजिएगा, तो इससे हमको थोड़ा यहाँ पे ईज़ी हो गया, ओके। अब देखो, अब मेरे को जैसे नॉर्मल फॉर्म में बनाना है तो ये मेरा 1 काम का है, ठीक है जी। तो इस 1 के नीचे बाकी को हम 0 कर देते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाएँगे, ठीक है। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ क्या, अप्लाई, अप्लाई यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मैं R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ R2 माइनस R1, ठीक है। और एक साथ और कर रहा हूँ, और R3 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ R3 माइनस 3R1, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे मेरा ये जो है इसके नीचे ये जो पिवोट है इसके नीचे का सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये आपका हो जाएगा, पहला रो आपका वही रहेगा 1 1 0, दूसरा रो क्या हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये आपका 0, ठीक है। और ये आपका 0 बन जाएगा, और 1
-3 तो ये आपका -2 हो जाएगा, ये आपका 0, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब यहाँ पे चूँकि हम लोग रो ऑपरेशन किए हैं, तो रो ऑपरेशन करने से क्या होगा, ये जो ए का प्री मल्टीपल मैट्रिक्स है उसको इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये ऑपरेशन क्या करेगा, इट विल इफेक्ट्स प्री मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है? मैट्रिक्स ए के जो प्री मल्टीपल मैट्रिक्स है उस पर ये फ़र्क डालेगा। तो अब यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं होने वाला है, इस पे होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो लगाइए R2 माइनस R1, तो पहले तो पहला रो वही रहेगा, दूसरा रो हो जाएगा R2 माइनस R1, तो ये आपका हो जाएगा -1 1 0, ठीक है? और तीसरा हो जाएगा R3 माइनस 3R1, सो इट इज़ -3 0 एंड 1, ठीक है? ये आपका आ जा रहा है, ओके, क्लियर है? अच्छा, जबकि आपका जो ये मैट्रिक्स है वो आपका सेम रहेगा, चूँकि उसपे हम लोग का सिर्फ़ कॉलम ऑपरेशन से फ़र्क पड़ता है, तो बहुत छोटी-सी चीज़ है, थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है कि आपने कॉलम ऑपरेशन किया है या रो ऑपरेशन किया है। चूँकि अभी हम रो ऑपरेशन किए थे तो सिर्फ़ प्री वाले पे फ़र्क पड़ा, और ऊपर में हम लोग कॉलम पे किए तो सिर्फ़ हमारा पोस्ट पे फ़र्क पड़ा था, ठीक है? चलिए, तो अब देखिए अब आप बहुत करीब हैं बनाने के, हम लोग का यहाँ पे हमको चाहिए नॉर्मल फॉर्म, ठीक है? तो अब देखो, अब आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक चीज़ और ईज़ी हो गया है हमारे लिए कि हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो है R2 और R3 बिल्कुल सेम हो गया है। तो मैं एक और ऑपरेशन कर ही देता हूँ यहाँ पे, क्या अप्लाई कर देता हूँ मैं, R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस R2, ओके? तो हम यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये आ जाएगा 1 1 0, फिर आप देखिएगा तो ये हो जाएगा 0 -2 0, एंड ये मेरा हो जाएगा 0 0 0, ठीक है? ये हो गया इक्वल टू, अब देखो, चूँकि हम लोग फिर से रो ऑपरेशन किए हैं तो ओनली मेरा जो प्री मल्टीपल का मैट्रिक्स है उस पे फ़र्क पड़ेगा। तो फर्स्ट रो तो वही है 1 0 0, ये है आपका -1 0 0, -1 1 0, ठीक है? इट इज़ -1 1 0, तो थर्ड रो R3 माइनस R2 हो जाएगा, तो -3 प्लस 1 आपका ये -2 हो जाएगा, 0 -1, ठीक है? और ये हमारा हो जाएगा 1, ठीक है जी? चलिए, क्लियर है? तो अब यहाँ पे जो पोस्ट मल्टीपल है उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूँकि हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किए हैं। तो 0 1 -1 0 0 1, ठीक है? चलो ये आ गया। अब यहाँ पे बिल्कुल छोटा-सा काम बचा है हम लोगों का, बिल्कुल मोहब्बत से। तो अब देखिए, अब नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मेरा देखो ये एक पिवोट बन चुका है, ठीक है? हम इसको पिवोट बनाएँगे, तो यहाँ पे -2 को हम 1 करेंगे, तो मैं एक ऑपरेशन यहाँ पे कर देता हूँ, क्या? हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई, अब मैं R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ, R2 इंटू -1/2, ठीक है? -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेफ़िनेटली क्या हो जाएगा? ये आपका 1 हो जाएगा। तो अगेन क्या होगा? ये आपका 1 1 0, ये 0 1 0, ये 0 0 1 आ जा रहा है, ठीक है? इस तरीके से आ गया। अब फिर से देखो, आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो जो प्री वाला मल्टीपल है उस पे केवल फ़र्क पड़ेगा। तो इधर आपका आ जाएगा 1 0 0, R2 में मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से तो हो जाएगा 1/2 -1/2 एंड 0, और ये आपका हो जाएगा -2 -1 1, ठीक है? अगेन इधर जो आपका पोस्ट मल्टीपल है उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने कोई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, ठीक है? चलिए, अब देखो, अब यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म बिल्कुल आने के लिए तैयार है। हमको एक छोटा-सा ऑपरेशन और करना है, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई क्या? R1 इज़ रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस R2, ठीक है? तो अब देखिए, चूँकि देखो आपका यहाँ पे ये पिवोट बन चुका है ना, ये पिवोट बना है, ये पिवोट बना है, इसके नीचे सारा 0 है, इसके नीचे भी 0 है, बट ऊपर भी हमको 0 करना पड़ेगा, सो दैट कि हमको रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म मिल जाए और हमारा काम हो जाए, ठीक है? तो अब देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 0 0 हो जाएगा, ठीक है? ये आपका 0 1 0, ये आपका 0 0 0, इस तरीके का आ गया, इक्वल टू, फिर से देखो आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो सिर्फ पहले वाले पे फ़र्क पड़ेगा, प्री मल्टीपल पे, ठीक है? R1 माइनस R2 कीजिए तो 1 माइनस 1/2 तो 1/2 हो जाएगा, 0 प्लस 1/2 तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है? ये आपका हो जा रहा है 0, ये आपका है 1/2 माइनस 1/2 0, और ये आपका है -2 -1 और 1, ठीक है? ये इंटू ए इज इक्वल टू, इधर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 0 0 0 1 -1 और 0 0 1, ओके? अब देखो, अब आपका ये मोहब्बत से क्या है ना, ये आपका हो गया है ऐसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0, ठीक है? तो ये आपका आ गया है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को
एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है ये वाला, ठीक है, 2 ऑर्डर का। और इधर जो है हम लोगों का ये आ गया है क्या, पी और ए और क्यू आ गया, ठीक है। चूँकि इस ये जो मेरा पूरा मैट्रिक्स है ये पी कहलाएगा, ये मेरा क्यू कहलाएगा और ये आपका ये फॉर्म में आ गया। तो पहले तो हम लिख देते हैं कि यहाँ पे पी क्या है, तो यहाँ पे जो पी मैट्रिक्स है वो है आपका ये 1/2, 1/2, 0, 1/2, -1/2, 0 एंड -2, -1, 1, ठीक है। ये है। और जो मेरा क्यू है, क्यू मैट्रिक्स क्या है, ये पोस्ट वाला है, ये है 1 0 0 0 1 -1 और 0 0 1, ठीक है। और आप दोनों ही देखिए, दोनों आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर आप इसका भी निकालिएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू ना, तो 1 के करस्पॉन्डिंग में अगर आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका -1/4 और -1/4, ठीक है। तो आपका ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो दोनों हमको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिल रहा है पी और क्यू। तो ये जो आपका पहला डिमांड था क्वेश्चन का कि पी और क्यू फाइंड आउट कीजिए, तो ये कितने आसानी से आप पी और क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको रैंक निकालना है, तो रैंक भी देखो यहाँ से निकल जाएगा। ए का हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर जो मेरा रैंक होगा, रैंक ऑफ ए, वो सिंपली अब यहाँ पे क्या होगा, रैंक ऑफ पी ए क्यू के बराबर होगा, ठीक है। ओके, क्योंकि ये आपका क्या है, बी है और दोनों आपस में इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। तो इसका जो रैंक है वो क्या है जी, यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को नॉर्मल फॉर्म में कि हमको जो आइडेंटिटी मिला है वो 2 ऑर्डर का है, इसलिए रैंक इसका क्या होगा, 2 होगा। तो ए का रैंक अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, इसी रिलेशन से आपका काम हो जाएगा। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ये रिजल्ट था और किस तरीके से हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो ये काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, इस तरह से आप कभी भी काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मैं नोट बता देता हूँ, वो इम्पोर्टेंट नोट है, ध्यान दीजिएगा जी। जब भी इस तरह का काम होगा आप कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे एक रिमार्क है। रिमार्क ये है कि मान लो ये मेरे को ए जो दिया है ना, ये मेरे को 3x4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 0 -1 2 1 1 4 9 2 3 2 1 0, ऐसा कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर ही हो गया क्या? हाँ, अच्छा एक इसमें से कम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देते हैं, ओके। चलिए, मान लो मेरे पास में इस तरह का मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या है जी, ये मैट्रिक्स जो है हमको दिया हुआ है 4 3 रो है, ठीक है। तो 3x4 का मैट्रिक्स है मान लीजिए, ओके। अब देखो, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इस केस में भी आपका जो पी ए क्यू है, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपको नॉर्मल फॉर्म में आएगा। तो किस में आएगा, वो मेरा नॉर्मल फॉर्म में आएगा, ठीक है। इन्हें आई आर जीरो हम इस फॉर्म में इसको लेकर के आ सकते हैं, ठीक है, जैसे हम ऊपर में लेके आए थे। बट यहाँ पे आप ध्यान ये दीजिएगा, जब आप पी ए क्यू बनाने जाइएगा ना, तो यहाँ पे जो पी और क्यू होगा वो दोनों आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, लेकिन जो पी का ऑर्डर होगा, पी का ऑर्डर कितना होगा, तो ये होगा आपका, देखो चूंकि पहला वाला 3 है, तो ये आपका 3x3 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और जो क्यू होगा वो क्या होगा, वो आपका 4x4 का मैट्रिक्स होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पी और क्यू दोनों क्या है, यहाँ पे आपका नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, ये आपका नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। पी भी और क्यू भी, ठीक है, मैट्राइसेस। तो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, इसलिए आपको इस तरह से मिलेगा। तो अब जब इसको स्टार्ट करेंगे बनाना आप ना, तो आप ऐसे बनाइएगा कि आप ए इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा I3 ए I4, ठीक है, इस तरह से। मतलब आप एक ए को आप यही चीज़ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप I3 लेंगे, यहाँ पे ए लेंगे, यहाँ पे आप I4 लेंगे, ठीक है। तो आपका देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको फिर नज़र आएगा ये। तो आप देखिए, आपको ये इस तरीके से नज़र आएगा। ए तो मेरा यही रहेगा जी। ये क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, 0 -1 2 1 और 1 4 9 2, ये मेरा ए है, ओके। अच्छा, अब आई थ्री यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आई थ्री आपका आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिखोगे इस तरीके से, आपका यहाँ पे आ जाएगा ए और साथ में आपका होगा I4। तो I4 आप ऐसा लेंगे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1, ठीक है। तो अब आप देखो, आप यहाँ पे देखोगे कि आप इसमें कोई भी अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि 3 ही रो है तो वो इस पे अप्लाई होगा, ठीक है, क्लियर। क्योंकि 3 रो है तो इधर भी होगा, इधर भी अप्लाई होगा। लेकिन जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें चूंकि 4 कॉलम है, ठीक है, तो 4 कॉलम है तो इसलिए ये इसमें चला जाएगा। तो
अब आपका बिल्कुल समझ में आएगा कि जब आप 4 कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे आपस में, तो यहाँ पे भी आपके पास में 4 कॉलम है, तो ये पोस्ट वाले में होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे I3 A I4 लेना है, तब आपके पास बिल्कुल बात क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों को इस तरह से क्यों लेना है। और आप जैसा प्रोसेस ऊपर किए थे वैसा ही करेंगे तो आपको डेफिनिटली फिर ये एज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P मिल जाएगा और आपको ये मिल जाएगा एज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स Q मिल जाएगा, ठीक है? क्लियर है? तो प्रोसेस आप वैसा कर लेना जैसा क्वेश्चन हुआ होगा, हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। बट आई होप आपको समझ में आ गया कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तब तो ऊपर के जैसा होगा, दोनों तरफ I3 होता है तो, या दोनों तरफ I4 होता है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में। लेकिन अगर आपको इस तरह से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है? अच्छा, अब तो यहाँ पे एक छोटा-सा एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक छोटा-सा रिज़ल्ट है, ठीक है? मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है और समझा भी दूँगा, प आप इसको पहले से भी जानते हो, बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? तो क्या है यहाँ पे, बोलता है अगर ए कोई m क्रॉस n साइज़ का मैट्रिक्स है जिसका रैंक R है, ठीक है? तो मेरे को जो है एक्सिस्ट करेगा 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P और Q, ठीक है? सच दैट कि मैं PAQ को इस तरह से नॉर्मल फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है? ये हम लोग अभी देख चुके हैं। ओके, बट इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं और कभी-कभार एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको प्रूफ काफ़ी ईज़िली कर सकते हो, ठीक है? जैसे देखो, ये मेरे पास में क्या है, एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स है रैंक R का। तो ये तो हम जानते हैं कि अगर A मेरे पास में m क्रॉस n का मैट्रिक्स है रैंक R का, तो हम इसको नॉर्मल फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से। अब देखिए, ये जो नॉर्मल फॉर्म है, ये लाने के लिए हमको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, ठीक है? और हम लोग जानते हैं कि सिंस एलिमेंट्री रो कॉलम एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस आर इक्विवेलेंट टू प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिसेस, ठीक है? यही मेन चीज़ है, ओके? तो यहाँ पे देखो वही बात लिखा हुआ है कि हम लोग जानते हैं कि अगर A कोई m क्रॉस n साइज का मैट्रिक्स है रैंक R का, देन इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द नॉर्मल फॉर्म बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है? अब ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। अगर ये होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में, हम लोग प्री मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, और अगर ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, ये हम पहले से जानते हैं, ठीक है? तो अब मान लो कि मेरे को ए को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को एलिमेंट्री मैट्रिसेस मिलेगा, मान लेते हैं क्या, P1 P2 से लेकर के PS तक, ठीक है? मान लो हम S जो है रो ऑपरेशन किए हैं और यहाँ पे T जो है कॉलम ऑपरेशन किए हैं, ठीक है? ये बात आप एडिशनली लिख भी सकते हो, ठीक है? यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे एडिशनली, ठीक है? इस तरीके से लेट, या लेट ऐसे कर लीजिए, लेट वी डू वी डू एस एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस रो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशंस एंड, ठीक है? तो इस नंबर ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं एंड टी एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, टी एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है? ऐसा आप चाहो तो यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लो तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि हमको जो मैट्रिक्स ए दिया है ना, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मान लो कि मैं क्या करता हूँ, मैं इस नंबर ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, ठीक है? और टी नंबर ऑफ एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, ठीक है? तो अब चलिए, अब यहाँ से अब आपका बात देखो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप जो है एस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, ठीक है? और आपका मैट्रिक्स आर रैंक का है, तो नो डाउट हमको क्या होगा, हमको में जो है एस एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगा P1 P2 PS, और हमको T एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगा Q1 Q2 से लेके QT तक, सच दैट कि हम ये जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है P1 से PS तक, क्योंकि आपको ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से मिला है, ठीक है? तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले P1 करेंगे, फिर P2 करेंगे, इस तरीके से PS-1 और फिर PS करते जाएँगे, प्री मल्टीप्लिकेशन यानी आगे की तरफ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? अच्छा, जबकि Q1 Q2 QT हमको मिला है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, इसका पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी पहले Q1 का होगा, फिर Q2 का होगा, फिर QT का। और ये पूरा प्रोडक्ट क्या होगा, एक्चुअली जो है इस नॉर्मल फॉर्म के बराबर होगा, ठीक है? ओके? अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं, नाउ नाउ ईच एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, जो भी यहाँ पे एलिमेंट्री मैट्रिक्स है सारा नॉन सिंगुलर है,
एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज आल्सो नॉन सिंगुलर, ठीक है। देयरफॉर मान लेता हूँ कि ये जो पूरा है इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट मैं P ले लेता हूँ, ठीक है। और ये जो पूरा है इसका मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ Q। तो अब सिंपली हम क्या लिख सकते हैं मोहब्बत से, मेरे पास में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी और क्यू है, सो दैट कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो काफ़ी देखो ईज़िली प्रूफ हो जाएगा, ठीक है? बहुत छोटा-सा चीज़ है और आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक छोटा-सा था पार्ट जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अगर आपको ये थ्योरम अगर आप बीएससी लेवल पे हैं तो आप इसको इस तरीके से काफ़ी आसानी के साथ में डील कर सकते हैं, ठीक है? बट देखो कुछ यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट वगैरह है जो हम लोग अब यहाँ पे चूँकि लेक्चर हम लोग का लंबा हो गया है तो हम आगे लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये सब सारी चीज़ें और सब चीज़ों को आप समझ जाओगे तो जो थ्योरम का प्रूफ वगैरह होता है वो तो आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो ही जाएगा। अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी और क्वेश्चन्स में जो ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ता है अच्छे-अच्छे एग्ज़ामिनेशन में, वो आप काफ़ी ईज़िली कर पाओगे। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।